हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मिस्टर बीस की। तो मिस्टर बीस अपने खुद का फोन कंपनी शुरू करने वाले हैं। ये एक तरह का मिंट मोबाइल जैसा बिजनेस मॉडल होने वाला है, जो कि डेडपूल के जो एक्टर है उन्होंने शुरू किया था। और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद से नहीं बनाएंगे, किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। हो सकता है कि टी मोबाइल के साथ में किया जाए, क्योंकि मिस्टर बीस ने पहले भी इनके साथ में कोलैबोरेट किया है। तो आइडिया ये है, अफोर्डेबल रेट के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा और फ्यूचर में क्या पता एग्जिट भी मिल जाए। फेस्टिवल भी निकाल दिया है, लंचली भी निकाल दिया है, टॉय लाइन भी निकाल दिया है। अब इसके अंदर भी ये घुसने वाले हैं। अभी ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पिच डेक रिलीज हुआ है तो उसके अंदर ये सारी चीजें निकल के आई है। बाकी भाई, गवर्नमेंट ने एक और स्टार्टअप इंडस्ट्री के ऊपर हिट किया है। जो इंश्योरेंस लाइसेंस है वो वीसी बैक फिनटेक को नहीं मिलेगा। बेसिकली जो कंपनीज है वो खुद के इंश्योरेंस प्लान्स नहीं बना सकती, जिनके बने हुए हैं उनके बेच सकती है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी वीसी बैक्ड है उनके अंदर प्रमोटर का पैसा नहीं लगा हुआ तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं वगैरह वगैरह। इस चक्कर में वो इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली कुछ कंपनीज थी जैसे ऑन सियोरिटी हो गया या फिर लूप हेल्थ हो गया, उन्होंने पैसा रेस किया था इसी बेसिस के ऊपर कि भाई हमको लाइसेंस मिल जाएगा और हम भी अपने खुद के लाइसेंस मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। और अब ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, कोई कंपनी है मान लो जो ऑलरेडी जिसके पास लाइसेंस है, मान लीजिए एचडीएफसी है। तो एचडीएफसी ने अपना खुद का एक इंश्योरेंस प्लान बनाया है, तो अब उसको पेटीएम वाले लेंगे और पेटीएम वाले आगे बेचेंगे, क्योंकि पेटीएम वालों ने भी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर दिया। उन्होंने भी बोल दिया कि अब वो भी यही करने वाले हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसी का प्लान लेके आगे बेचेंगे, उसके ऊपर मार्जिन कट रखेंगे। यहाँ पर देखो कहानी क्या है। अगर पेटीएम ने आपको कोई इंश्योरेंस प्लान बेचा तो पेटीएम लाइबल नहीं है, जिसने बनाया है पीछे मैन्युफैक्चर वो लाइबल है। वो उनको तो बस एक सेल के अंदर कमीशन मिल गई, जैसे एलआईसी एजेंट वालों को कमीशन नहीं मिलती थी हर सेल पे, वैसे ही यहाँ पे मान लो। बाकी एक्को हो गया, नावी हो गया, उनको ऑलरेडी ही लाइसेंस मिल चुका है। उन्होंने थोड़े घुमा के लिया था ट्रेडिशनल तरीके से एक्वायर करके, बट मिल गया उनको भी। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो $2 बिलियन का लोन लेने का प्लान कर रहे हैं। ये एसेट बैक सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा रेस किया जाएगा, जहां पे बार्कलेज भी इन्वॉल्व कहा जा रहा है। मिड सितंबर के अंदर ये पैसा रेस किया जाएगा। 3 से 5 साल की एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी टाइमलाइन होने वाली है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस अब अपने आप को नेक्स्ट लेवल ग्रो करने वाला है और उसी के लिए शायद पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी अर्बन कंपनी की बात करके चले तो 10 सितंबर को इनका आईपीओ खुलने वाला है, 12 सितंबर को क्लोज होगा। प्राइस बैंड 98 से 103 के बीच में है। 1900 करोड़ रुपए रेस करने वाले हैं, जिसके अंदर 1428 करोड़ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अगर हम एलोकेशन की बात करके चले तो 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, 10% रिटेल वाले हैं। अब एसएल इंडिया को इसमें 28x का रिटर्न मिलने वाला है। वाई कैपिटल की बात करके चले तो उनको 5x का रिटर्न मिलने वाला है और टाइगर ग्लोबल को 70% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर हम एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो उनको 19x का रिटर्न मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था उनको आज अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। बाकी इनका ग्रे मार्केट के अंदर 13% का प्रीमियम चल रहा है भाई, मतलब शेयर प्राइसेस ऊपर है। इन्वेस्टर को होप्स है कि ओपनिंग बहुत अच्छी होने वाली है और उम्मीद भी लग रही है। रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अर्बन कंपनी ने 240 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसके अलावा 38% इनका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा भी है, इसके अंदर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्निशन भी इंक्लूड है। अगर कंज्यूमर सेगमेंट सर्विस की बात करके चले तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए वहां से जनरेट करे गए हैं। 113 करोड़ का प्रॉफिट किया गया है। और जो इनका खुद का वाटर प्यूरिफायर है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो अभी लॉस पे दिखाई दे रहा है। और अगर इसी क्वार्टर की बात करके चलूं, क्योंकि पिछला तो डेफर्ड था ना, इस क्वार्टर की बात करके चले तो 19 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बट पिछले साल ईयर ऑन ईयर अगर कंपेयर करके चलो तो डिक्लाइन है। पहले 38 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है, बट कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, टॉप लाइन बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो इस चक्कर में सबको पॉजिटिव होप्स दिखाई दे रहे हैं। बाकी भाई, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। और भाई नीचे कहीं हाइप पाइप आ रहा होगा, हाइप पाइप ट्राई करके देखो, आ रहा है तो जहां कमेंट आता है ना, कमेंट को स्वाइप करो, वहां पर कुछ हाइप वाइप आ रहा है तो करके देखो, क्योंकि मेरे एनालिटिक्स में दिखा रहा है हमको कोई हाइप ही नहीं करता है यहाँ पे। बाकी जोमेटो की बात करके चले तो अभी खबरें निकल के आ रही थी, जोमेटो भाई 0% फीस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि रैपिडो अपना जो ओनली लेके आ रहा है उसके चक्कर में बहुत कुछ तबाही होने वाली है। यहाँ पर जोमेटो वालों ने अपने प्लेटफॉर्म फीस को 12 रुपए कर दिया भाई, 10 रुपए से 12 रुपए कर दिया गया है। स्विगी वालों ने 14 रुपए कर रखी है, तो भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्होंने भी बढ़ा दिया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कंपनी को अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने का। ऑल्दो एक बहुत बड़ा कैच है, कभी भी आपने ध्यान दिया हो तो
ये जोमेटो जितनी भी ऐप्स है इनसे अगर आप ऑर्डर करते हो, खासकर जोमेटो स्विगी से, और वर्सेस अगर आप ऑफलाइन जाके लेके आते हो तो रेट में अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देता है। चाहे आप डिस्काउंट भी लगा लो, कुछ भी लगा दो। अभी रिसेंटली की बात है, हमने ऑफिस में पिज्ज़ा मंगाया और उसमें हमने कुछ 50% डिस्काउंट का अप टू कुछ था वो लगाया, कार्ड डिस्काउंट लगाया, पता नहीं क्या क्या लगाया, तब जाके वो अपने को शायद 500 रुपये का पड़ा था जो भी ऑफर था। और एक्चुअली स्टोर के ऊपर वो 350 रुपये का था। डिस्काउंट लगाने के बाद, वैसे 700 रुपये का था शायद, वो डिस्काउंट लगाने में 500 रुपये तक पहुंचा था जो पड़ा, कैशबैक कार्ड वार्ड सब कुछ लगा के, तो भी 150 रुपये का नुकसान। मतलब 150 रुपये में बिजनेस नहीं बन पा रहा, या फिर ज्यादातर लोग छोटे ऑर्डर ही करते हैं। बाकी जेन स्ट्रीट की बात करके चले, $6.9 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है Q2 के अंदर। इन्होंने फर्स्ट हाफ के अंदर $17.3 बिलियन का इनका रेवेन्यू जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक नया हाई है इनके लिए। जेन स्ट्रीट अभी रिसेंटली नजरों में आया था जब सेबी ने इनके ऊपर बैन लगाया था, और अब जेन स्ट्रीट ने सेबी के ऊपर केस कर दिया है। कहा है कि भाई आपने हम पे गलत एलिगेशंस लगाए हैं। सेबी का कहना है जेन स्ट्रीट वालों ने मार्केट मैनिपुलेशन करी है, जेन स्ट्रीट वालों का कहना है हमने नहीं की है। सेबी ने इनको टेम्परेरी बैन भी कर दिया था। उसके बाद कहा गया था कि आपने तकरीबन $554 मिलियन का प्रॉफिट बनाया है और आपको सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका अकाउंट खोलेंगे हम। उन्होंने वो कराया, तब जाके अब वो ट्रेड कर पा रहे, प्रॉफिट कमा पा रहे। अब केस करके वो जो पैसा फंसा हुआ है, ब्लॉक हो रखा है एस्क्रो के अंदर, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं शायद। बाकी कर्नाटका हाईकोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने बायजूस को बुलाया है कि वो अपनी एसेट्स को नहीं बेच सकते। एक बहुत बड़ी बात हो गई है भाई। बायजूस पहले ही इतना बुरा हाल हो रखा है, अभी बचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बात खबर निकल के आती है, बायजूस 2.0, 3.0, 4.0, हम ये निकाल देंगे, हम रिवाइव कर देंगे, हम ये कर देंगे। तो उसके होप्स यही है कि वो अपने एसेट्स बेचेंगे, वहां से पैसा आएगा और उस पैसे से अपना लोन को चुकाएगी और अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे। बट वो कहानी नहीं दिखाई दे रही। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सीधा बोल दिया है कि आप ट्रांसफर, सेल या फिर अपनी एसेट को किसी भी तरीके से कहीं नहीं दे सकते। जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि भाई $235 मिलियन का जो हमारे पैसे है वो हमको यहाँ से दिलाओ। एक्चुअली $150 मिलियन का लोन था जो कि बायजूस ने लिया था आकाश को खरीदने के लिए, बट बार बार ये डिफॉल्ट कर गए। उस डिफॉल्ट के चक्कर में लोन का एग्रीमेंट जो था टर्मिनेट हो गया। अब 4% पर एनम इंटरेस्ट लगा के ये ऑलमोस्ट $250 मिलियन पहुंच गया है। अब बायजूस वालों का वही कहना है जो हर बार वो कहते हैं, हमारे पास रिसिप्ट नहीं आई, हमारे पास पेपर नहीं आया, हमारे पास ये नहीं आया, हमको थोड़ा सा पढ़ना है। पर हाईकोर्ट ने भाई कह दिया भाई करो। अगर इंटरनेशनली बात करके चले तो गूगल के लिए बहुत अच्छी खबर है, और इस चक्कर में 8% शेयर प्राइस भागते हुए दिखाई दिए। अब गूगल वालों को अपना गूगल क्रोम और एंड्रॉयड नहीं बेचना पड़ेगा। बेसिकली कोर्ट ने कहा था कि भाई आप गलत तरीके से मिसयूज करते हो क्रोम का और अपने एंड्रॉयड का, क्योंकि आप अपने सर्च इंजन को यहीं पे पुश कर रहे हो, फलाना गाना बहुत कुछ। अब गूगल वालों ने आर्ग्यूमेंट डाली कि भाई अभी एआई आ रहा है और पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एआई के अंदर हमारा जो सर्च ट्रैफिक हुआ करता था, अब वो ओपन एआई भी लेके जा रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट भी लेके जाएगा, वो बाकी प्रोवाइडर्स भी लेके जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल एसेंशियली चेंज हो रहा है। तो एज एन कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, एंटी कॉम्पिटिटिव काम कर ही नहीं रहे हैं। अब कोर्ट ने इस बात को शायद माना है और उन्होंने कहा ठीक है मत बेचो, बट आपका जो सर्च डेटा है उसको आपको बाकी कॉम्पिटिटर्स को शेयर करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो गूगल का सर्च डेटा ही सब कुछ है ना। मतलब अगर उनकी एसईओ एल्गोरिथम क्रैक करनी है, अगर आपको उनका सर्च डेटा मिल जाए ना, किस पे क्या हो रहा है, किस टाइम पे क्या हो रहा है, एकदम लाइव डेटा मिलने लग जाए, तो बहुत आसान हो जाएगा। आज एआई वाले जमाने के अंदर जहाँ पर हम पूरा सिस्टम बना के एकदम ट्रैक कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, बहुत आसान हो जाएगा पूरे पूरे एसईओ के एल्गोरिथम को क्रैक करना। तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड सीक्रेट है, ये शायद वो नहीं करना चाहेंगे। बट कैच ये है कि भाई अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मामला है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते सालों हो जाएंगे। तब तक तो भाई पता नहीं क्या क्या कर चुके होगे, तब तक पता नहीं क्रोम अपने आप में कुछ अलग चीज बन चुका हो, तब तक बात ही अलग होगी। भाई देखो अब तो वो प्रोडक्ट है ही नहीं जिसके बारे में आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अब इसका मतलब ये भी है कि एप्पल और बाकी डिवाइसेस को अब बिलियंस ऑफ डॉलर गूगल की तरफ से मिलते रहेंगे, जो उनको पहले डिफॉल्ट सर्च इंजन लगाने में मिलते थे। ये बढ़िया चीज है। बाकी ओपन एआई ने स्टैटिस्टिक को एक्वायर किया है $1.1 बिलियन के अंदर, ऑल स्टॉक डील के अंदर किया है। प्रोडक्ट टेस्टिंग का ये कंपनी काम करती थी। अब देखो यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही है। ओपन एआई खुद का कोडेक्स निकाल के बैठा है जो कि कोडिंग के ऊपर काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा, बहुत नेक्स्ट लेवल नहीं है पर बहुत कुछ कर पा रहा है वो। अब प्रोडक्ट टेस्टिंग वाला बंदा भी आ गया इनके पास में, एक ऐप भी आ गई जहां से प्रोडक्ट टेस्ट भी हो जाएगा।
कोड भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, दोनों साथ में लिंक भी हो सकते हैं। प्लस जो कंपनी के फाउंडर और सीईओ थे वो अब सीटीओ बन गए हैं एप्लीकेशंस के, मतलब अब वो कोडेक्स और जो भी ओपन एआई की फ्यूचर एप्लीकेशंस आएगी उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो इसका मतलब क्या हम क्लॉड टाइप का कुछ ऑल्टरनेटिव या फिर कर्सर टाइप का कुछ ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं इनके थ्रू? जिनको नहीं पता भाई ए वाला चैनल देखो, वहां पर इन चीजों के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो $13 बिलियन उन्होंने सीरीज एफ राउंड में रेस किया है, $183 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये भी भाई बहुत तेजी से पैसा रेस कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि अब ओपन एआई और एंट्रोपिक के बीच में रेस लग रही है, वैल्यूएशन कौन आगे बढ़ाएगा। और पैसा रेस करने से ना एक एडवांटेज आती है, आप डेटा सेंटर्स बना सकते हो, डेटा सेंटर्स हायर कर सकते हो, अपने मॉडल्स को और एफिशिएंटली और फास्ट तरीके से ट्रेन कर सकते हो, तो गुड है। बाकी एंट्रोपिक B2B के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है, इनका जो बिजनेस हो रहा है। जैसे अगर हम अपनी बात करके चले तो आप चैट जीपीटी यूज करते होगे, एंट्रोपिक बहुत कम लोग यूज करते होगे कई लोग क्लाउड का, बट ज्यादा लोग नहीं यूज करते होगे। जो एआई वाले हैं ज्यादातर चैट जीपीटी, उसके बाद में शायद जेमिनी, क्योंकि जेमिनी फोन के अंदर इंटीग्रेट होकर आ रहा है इसलिए। बट एंट्रोपिक का कहना है 3 लाख बिजनेस कस्टमर है इनके पास में, जो कि लार्ज अकाउंट होल्ड करते हैं, मतलब $1 लाख का रन रेट के आसपास अचीव कर पा रहे हैं। और 7 गुना बिजनेस पिछले 1 ईयर के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी मार्च के अंदर इन्होंने $3.5 बिलियन रेस करे थे, $61.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। 3 गुना वैल्यूएशन हो गई इतनी जल्दी। मतलब मैं यही कह रहा हूँ ना, एआई में इस टाइम पे वैल्यूएशन बबल बन रहा है। बाकी इंडिया के सर्विस सेक्टर की बात करके चले तो 15 साल हाई पे चला गया अगस्त के महीने के अंदर। मेरे लिए शॉकर था भाई, मतलब ऐसा हो रहा है, नंबर्स बता रहे हैं कि भाई सर्विस सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, गुड है। बाकी मैं तो अब सर्विस सेक्टर वाला रहा नहीं, पहले एजेंसी का काम करते थे, अब एजेंसी का काम तो करता नहीं मैं, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। और मेरे नेटवर्क में भी नहीं है, मतलब नेटवर्क में लोग हैं पर मैं थोड़ा आजकल ऑक्यूपाइड रहता हूँ, मतलब थोड़ा घर का देख लिया, थोड़ा वीडियोस बना ली, बस इसी में दिन निकल जाता है। थोड़ा सा मैं अभी ए आ रहा है, थोड़ा हाथ पाँव उसमें मारता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अगर आप HSBC इंडिया सर्विस PMI इंडेक्स की बात करके चले तो वो 62.9% जाता हुआ दिखाई दिया। ये फास्टेस्ट रेट है जून 2010 से अगर कंपेयर करके चले तो। रीजन ये है एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लस भाई थोड़ा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, और वो महंगाई बंदों के ऊपर ट्रांसफर हो रही है, ये भी वन ऑफ द रीजन हो सकता है। बाकी पैसा बाजार वालों ने अपना पहला फिजिकल स्टोर खोल दिया है गुरुग्राम के अंदर। प्लान है 100 और स्टोर्स खोलने का, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद के अंदर। दिल्ली के बाद में नेक्स्ट नोएडा के अंदर आउटलेट खोलने वाले हैं। बाकी मार्केट की बात करके चले तो 400 पॉइंट मार्केट भागती हुई दिखाई दी है भाई, दिस इज गुड। जीएसटी की जो खबरें निकल के आ रही है, ये सस्ता हो रहा है, पनीर सस्ता हो रहा है, गाड़ियां सस्ती हो रही है, बाइक सस्ती हो रही है, महंगी चीजें और महंगी होने वाली है, ये होने वाला, तो उसकी वजह से मेरे हिसाब से इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस जो खबर निकल के आई थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप वाली जो 50% टैरिफ है वो 25% पे आ सकता है नवंबर तक, क्या पता उसका भी इम्पैक्ट हो। बाकी अभी मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, कुछ बड़ा इम्पैक्ट होने तो मुझे लगता है कि जब ये जीएसटी वाली खबर आएगी ना, क्योंकि बहुत सारी बातें आ गई है और हर एक में लिखा हुआ मे, गवर्नमेंट में जीएसटी इतना, गवर्नमेंट में जीएसटी इतना, तो मे में जो लगा गया है ना, अगर वो नहीं हुआ ना तो मार्केट वैसे रिस्पॉन्ड करेगी। बाकी आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और तुम जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।